हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान जीएस में। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारी संविधान की थ्योरी की क्लास है। इससे पहले हमने देखा था संविधान की एमसीक्यू क्लास को, और आज हम बात करेंगे संविधान का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, यानी कि जितनी भी संविधान में डेटों की चर्चा की जाती है, जितनी भी तारीख है संविधान के अंतर्गत, जितनी भी दिनांक हैं, उन सभी की आज हम चर्चा करेंगे। यानी कि देखेंगे कि भारतीय संविधान में कितनी तारीखों की चर्चा की जाती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, और हम इसकी डिस्कशन करेंगे। जैसे हो गया हमारा राष्ट्रीय गीत हमने कब लिया, राष्ट्रीय गान कब लिया, राष्ट्रीय ध्वज को हमने कब अपनाया, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब आया, पहली बैठक कब हुई, दूसरी बैठक कब हुई, तीसरी बैठक कब हुई, कैबिनेट मिशन की स्थापना कब हुई। ऐसी सभी जितनी भी तारीखें होती उन सभी की क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। यानी कि हमारा आज का टॉपिक भी यही है कि संविधान के अंतर्गत आने वाले महत्वपूर्ण दिनांक या महत्वपूर्ण तारीख या हमारी डेट्स, हम उसकी सभी की बात करेंगे। तो आप यहां से देखिएगा, ये हमारी वो तारीख हैं जिनकी आज हम बात करेंगे। इनकी 19 फरवरी 1946 की बात करेंगे, 24 मार्च 1946 की बात करेंगे, 16 मई 1946 की बात करेंगे, यहां से 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946। यानी कि ये हमारा एक स्टेप रहेगा, ये हमारा वन स्टेप रहेगा, यहां से बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे 22 जनवरी 1947 को आखिर क्या हुआ था भारत में। 15 अगस्त को भारत सभी को पता है आजाद हुआ था। 29 अगस्त 1947 के बारे में बात करेंगे। 26 नवंबर 1949 की, उसके बाद 24 जनवरी 1950 की, फिर से 24 जनवरी 1950 की बात करेंगे, 24 जनवरी 1950 की भी हम बात करेंगे। फिर हम यहां से बात करेंगे 22 जुलाई 1947 की बात कर सकते हैं, और 24 जनवरी 1950 की बात हम दो बार करेंगे, 1 2 3, यानी कि 3 बार हम बात करेंगे 24 जनवरी 1950 की, क्योंकि 3 पॉइंट्स लिए गए थे हमारे भारतीय संविधान में 24 जनवरी 1950 को। ये भारतीय संविधान का एक अंतिम अधिवेशन था। यानी कि भारतीय संविधान में कुल जो अधिवेशन हुए थे, तो कुल अधिवेशनों की जो संख्या थी वो कितनी थी हमारी, 12 टोटल अधिवेशन हुए थे। तो हम बात करेंगे एक एक करके। यानी कि पहले टॉपिक पे हम ए पॉइंट लेंगे, फिर हम ए वाले पॉइंट की बात करेंगे 2 नंबर पे, फिर 3, 4, 5, 6 और हमारा 7 और आपका 8, यानी कि 8 पॉइंटों की हम बात करेंगे पूरे संविधान के अंतर्गत। तो जितने भी संविधान के अंतर्गत हमारे पॉइंट आएंगे उन सभी की हम क्या करेंगे, तो चर्चा करेंगे। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अच्छे को समझे वीडियो को, और बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट आपका होने वाला है वीडियो के अंतर्गत। तो सबसे पहले बात करेंगे 19 फरवरी 1946 की, यानी कि जो हमारी बात की जाएगी वो 19 फरवरी 1946 की हम बात करेंगे। तो आपको सबको पता है कि संविधान सभा का गठन करने के लिए कैबिनेट मिशन की स्थापना की गई थी। तो कैबिनेट की जो मिशन की स्थापना की गई थी वो 19 फरवरी 1946 को क्या हुआ था, कैबिनेट मिशन की स्थापना की गई थी। तो कैबिनेट मिशन में जो सदस्य थे उसमें 3 सदस्य थे, सर पैट्रिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो एबी अलेक्जेंडर, ये 3 सदस्य थे यहां से हमारे। तो कैबिनेट मिशन के जो अध्यक्ष थे वो थे हमारे सर पैट्रिक लॉरेंस। कौन थे यहाँ के अध्यक्ष थे? तो इसने क्या करा था, संविधान सभा की गठन की थी कैबिनेट मिशन के द्वारा। संविधान सभा का क्या करा गया था, स्थापना की गई थी। अगर बात करेंगे कि 19 फरवरी 1946 को भारत गुलाम हुआ था ब्रिटिश का, तो ब्रिटिश के जो पीएम थे उनका नाम क्या था, क्लाइमेट एटली। अगर हम क्लाइमेट एटली की बात करते हैं तो विश्व में सबसे अधिक उम्र के अगर कोई व्यक्ति हैं तो वो है हमारे क्लाइमेट एटली।
तो क्लाइमेट एटली जो है विश्व में सबसे अधिक उम्र के आपके कौन है, प्रधानमंत्री हैं। और अगर महिला की बात करेंगे तो श्रीमती भंडार नायके जो आपकी श्रीलंका की प्रधानमंत्री हैं, जो सबसे ज्यादा उम्र की क्या है, आपकी महिला हैं। तो हमने देखा कि 3 सदस्य हमारे हो गए, यानी कि 1946 से पहले की अगर हम बात करेंगे तो भारत पर जो ब्रिटिश उपनिवेश जब स्थापित हुआ था तो कब से हुआ था, यानी कितने वर्षों तक भारत के ऊपर उपनिवेश रहा था ब्रिटिशों का। अगर हम बात करते हैं, थोड़ी सी हम चलते हैं हिस्ट्री की तरफ में, यानी कि इतिहास की अगर हम बात करते हैं तो हम बात करेंगे 23 जून 1757 की, यानी कि हम बात कर रहे हैं पलासी के युद्ध की। तो पलासी के युद्ध से क्या हुआ था, भारत में ब्रिटिश सत्ता पूरी तरह से आ चुकी थी। उसके बाद में बक्सर का युद्ध हमारा हुआ था 22 अक्टूबर 1764 को, और हम आजाद कब हुए थे, आजाद हुए थे हम 15 अगस्त 1947 को। तो कहा जाता है कि ब्रिटिश ने जो अपना उपनिवेश रखा था भारत पर, वो 190 वर्षों तक क्या रखा था, उपनिवेश रखा था, यानी कि अप्रॉक्स 200 वर्षों तक भारत ब्रिटिश का क्या रहा, गुलाम यहां पर रहा था। तो कैबिनेट मिशन की अगर हमने बात कर दी, यहां से अगर हम बात करते हैं कि कैबिनेट मिशन जो था वो भारत कब आया था, तो 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन कहां आया था, भारत आ गया था। और कैबिनेट मिशन जैसे ही भारत आया था वैसे ही उसने क्या करी, अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। तो रिपोर्ट उसने प्रस्तुत कर दी 16 मई 1946 को, क्या कर दी, रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। रिपोर्ट की अगर हमने बात करी तो 16 मई 1946 को क्या कर दी, रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। तो जब भी प्रश्न पेपर में बनेगा तो यही बनेगा, कैबिनेट मिशन की स्थापना कब हुई, तो आप बता सकते हो स्थापना ब्रिटेन में, लंदन में हुई थी, यानी कि 19 फरवरी 1946 को हुई थी। लेकिन प्रश्न बनता है कैबिनेट मिशन भारत कब आया था, तो 24 फरवरी 1946 को कैबिनेट मिशन कहाँ आया था, भारत आया था। और जैसे ही वो अपने भारत आया था तो उसने कुछ दिनों के बाद यानी कि 16 मई 1946 को क्या दे दी, अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। तो ये हमारी डेट जो है वो आपकी क्या है, 19 फरवरी 1946 की बात करेंगे। कार्य क्या था, भारत को शांतिपूर्ण हस्तांतरण के लिए उपयोगों व संभावनाओं को तलाशना था, मोस्ट इंपोर्टेंट कार्य था इसका। तो हमने देखा कि इसके जो अध्यक्ष होंगे वो सर पैट्रिक लॉरेंस हमारे होंगे। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो संविधान सभा का गठन करना, अभी मैंने आपको बताया था कि संविधान सभा का गठन करने के लिए कैबिनेट मिशन की बात की गई थी। दूसरा पॉइंट था भारत का विभाजन करना। तो भारत के विभाजन के लिए एक योजना भी बनाई गई थी जिसे हम कहते हैं माउंटबेटन योजना। तो माउंटबेटन योजना का भी जो मुख्य आधार था वो देश का विभाजन था। संविधान सभा के सदस्यों में निर्वाचित जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होगा, यानी कि संविधान सभा के जो सदस्य होंगे उनको जनता क्या चुनेगी, अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाएगी। संविधान सभा में 10 लाख की जनसंख्या पर चुना जाएगा, यानी कि संविधान सभा का जो एक मेंबर होगा, एक सदस्य होगा, वो कितनी जनसंख्या पर चुना जाएगा, 10 लाख की जनसंख्या पर चुना जाएगा। तो संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे, 389 सदस्य होंगे, जिसमें से 296 सदस्य निर्वाचित होंगे और 93 सदस्य क्या होंगे, मनोनीत होंगे। और कहा कि राजस्थान से सदस्यों की संख्या कितनी होगी, 14 होगी, जिसमें सबसे प्रमुख व्यक्ति राजस्थान से हमारी त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के जनक, जिनको हम कहते हैं बलवंत राय मेहता, और द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का जनक यानी कि अशोक मेहता। तो इसमें बलवंत मेहता उपस्थित थे। और जब संविधान का निर्माण हुआ था तो सबसे पहले जो सिग्नेचर करता थे वो आपके बलवंत राय मेहता थे। दूसरे थे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे आपके। उसके बाद क्या था, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है आपके, विलियम हरे ब्रिटिश भारत राज्य का अंतिम सचिव था। यानी कि अगर प्रश्न बनता है कि भारत राज्य का अंतिम सचिव कौन था, तो हम कह सकते हैं विलियम हरे क्या थे, अंतिम सचिव थे हमारे। उसके बाद हम कह सकते हैं लॉर्ड स्टैनली भारत के प्रथम राज्य सचिव बने। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। अब भारत सचिव क्या हो गया था, समाप्त हो गया था। तो भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा स्थापित भारत के सचिव की परिषद को समाप्त कर दिया गया था, परिषद को समाप्त कर दिया गया था। और भारत सचिव का पद भारत संविधान यानी कि भारत सरकार संशोधन जो हमारा
हुआ था संशोधन, तो पहला संविधान का संशोधन हुआ था 1951 में हुआ था। उससे पहले जो भारत सरकार अधिनियम 1947 था, उसमें भारत सचिव के पद को भी क्या कर दिया गया था, पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया था। अगर हम भारतीय संविधान संशोधन की बात करेंगे तो पहला भारतीय संविधान संशोधन 1951 के तहत हुआ था। ओके, अब हम बात करेंगे तो हमने देखा कैबिनेट मिशन जो हमारा था उसका जो स्थापना जो हुई थी वो 19 फरवरी 1946 को क्या हुई थी, उसकी स्थापना हुई थी। अब हम बात करेंगे 9 फरवरी 1946 की बात आज हम करते हैं। तो 9 फरवरी 1946 की आपकी क्या हुई थी, संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। और पहली बैठक में जो अस्थायी जो अध्यक्ष बनाए गए उनको हमने कहा सच्चिदानंद सिन्हा। ये किस राज्य से थे, तो ये बिहार से थे। आपके कहां से थे, बिहार के थे। तो सच्चिदानंद सिन्हा ने एक बार ट्रेन पर जा रहे थे तो उनको एक व्यक्ति मिला, तो उन्होंने कहा कि कहाँ के रहने वाले हो, तो इन्होंने बताया कि बिहार के रहने वाले हैं। बट उस टाइम में क्या था, बिहार कोई राज्य नहीं था हमारा। तो इन्होंने क्या करा कि कुछ दिनों के बाद क्या होगा, बिहार का निर्माण कर दिया जाएगा। तो बिहार राज्य को बनाने में अगर किसी व्यक्ति का सबसे प्रमुख योगदान है तो वो आपके सच्चिदानंद सिन्हा हैं। यानी कि पश्चिम बंगाल से इन्होंने क्या करा, बिहार को पृथक कर दिया। पश्चिम बंगाल से बात करेंगे तो इन्होंने क्या करा, बिहार को पृथक कर दिया पश्चिम बंगाल से। तो एक प्रश्न भी बन सकता है हमारे पेपर में कि बिहार को पृथक राज्य बनाने के लिए किसने सबसे ज्यादा प्रयत्न करा, तो सच्चिदानंद सिन्हा ने प्रयत्न करा था। 1910 में क्या हुआ था, इन्होंने वहां के 4 राजाओं को हरा दिया था और ये इलेक्शन को जीत लिए थे। यानी कि केंद्रीय लेजिस्लेचर के क्या बन गए, सदस्य बन गए थे 1910 में। तो ये कहां से थे, हमारे बिहार से थे। इन्हें अस्थायी अध्यक्ष इसलिए बनाया गया था संविधान सभा में क्योंकि कोई वरिष्ठ व्यक्ति जो थे वो क्या बन गए, अध्यक्ष बनाए। तो उस टाइम जो सबसे वरिष्ठ व्यक्ति जो थे वो कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा क्या थे, हमारे सबसे वरिष्ठ व्यक्ति थे आपके। और उन्हीं को क्या बना दिया गया था, अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आप याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल से पृथक बिहार का निर्माण करने में सबसे प्रमुख योगदान अगर किसी व्यक्ति का है तो वो कौन है, सच्चिदानंद सिन्हा सबसे प्रमुख योगदान रखते हैं हमारे। बात करते हैं स्थायी अध्यक्ष की। तो 2 दिनों के बाद एक मीटिंग हुई जिसमें स्थायी अध्यक्ष बनाए गए जिनको हम कहते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं उनको स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। अब हम बात करेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। तो अगर हम बात करेंगे इनका जन्म कब हुआ था, तो उनका जन्म हुआ था 3 दिसंबर 1884 को जन्म हुआ था और मृत्यु हुई थी 28 फरवरी 1963 को क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। यानी कि जो उनकी मृत्यु हुई थी वो 28 फरवरी 1963 को मृत्यु हुई थी। उससे पहले इनको भारत रत्न भी मिला था। तो भारत रत्न इनको मिला था 1962 में, क्या मिला था, भारत रत्न मिला था। तो इनका जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था, बिहार में इनका जन्म हुआ था। तो इनका जन्म जो हुआ था वो कहां पर हुआ था, बिहार में हुआ था। और इनकी मृत्यु जो हुई थी वो पटना में हुई थी। यानी कि इनकी मृत्यु कहां हुई थी, सदाकत आश्रम में। मोस्ट इंपोर्टेंट है कि सदाकत आश्रम किसका समाधि स्थल है, तो आप बता सकते हैं जो समाधि स्थल है वो किसका है, आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का क्या है, समाधि स्थल है। तो भारत के पहले प्रधानमंत्री नहीं, पहले राष्ट्रपति के रूप में, एक कंफ्यूजन भी रहता है लोगों के अंतर्गत। यानी कि भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे, लेकिन भारत के पहले राष्ट्रपति और 2 बार राष्ट्रपति का कार्यकाल संभालने वाले जो व्यक्ति हैं वो आपके कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। अगर हम बात करेंगे तो इन्होंने कहीं रचना भी लिखी, जैसे इंडिया डिवाइडेड पुस्तक को लिखा था इन्होंने, डिवाइडेड पुस्तक को लिखा था। गांधी जी की देन भी पुस्तक लिखी थी। उसके बाद लिखा था चंपारण सत्याग्रह भी पुस्तक लिखी थी। और बापू के कदमों में बापू, बापू के कदमों में बापू, इस पुस्तक को भी लिखा था। तो स्थायी अध्यक्ष थे हमारे। यानी कि अब अध्यक्ष क्या बने, अब अध्यक्ष पूरी तरह से स्थायी बन गए।
तो यानी कि टेम्परेरी अध्यक्ष तो हमारे पास में नहीं थे, अब जो अध्यक्ष बन गए वो परमानेंट अध्यक्ष बन गए। तो भारतीय संविधान के अगर स्थायी अध्यक्ष की बात की जाती है तो आंसर हमारा क्या होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 3 दिसंबर को जन्म हुआ था, इसीलिए हम 3 दिसंबर को बनाते हैं अधिवक्ता दिवस। तो 3 दिसंबर को हम अधिवक्ता दिवस भी बनाते हैं, क्योंकि पेशे से क्या थे, एक वकील थे। भारत छोड़ो आंदोलन यानी कि स्वतंत्रता के लिए जो आंदोलन चलाया गया था, भारत छोड़ो आंदोलन, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले व्यक्ति भी बने थे। और उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन में इन्हें बंद कर दिया गया था बिहार की जेल में, बांकीपुर की जेल में क्या कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था। ये जेल भी आपके कहां पर है, यानी कि पटना में है। तो 0 आवर के तहत सुबह ही इनको गिरफ्तार कर लिया गया था और कई सारे क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें उन्हें अलग अलग जेलों में क्या था, रखा गया था। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट यहां से बनता है कि 11 दिसंबर की जो मीटिंग हुई थी वो 9 दिसंबर के 2 दिनों के बाद जो दूसरी मीटिंग हुई थी, और इसी मीटिंग में क्या बना दिए गए थे, अध्यक्ष बना दिए गए थे, परमानेंट अध्यक्ष बना दिए गए थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहां से थे, तो मैंने आपको बताया बिहार से थे। भारत रत्न आप याद रखें, भारत का सर्वोच्च सम्मान है भारत रत्न। अगर हम बात करेंगे दूसरा सर्वोच्च सम्मान की, तो पद्म विभूषण दूसरा सर्वोच्च सम्मान है। तीसरे की बात करेंगे तो पद्म भूषण, और चौथे की अगर हम बात करेंगे तो पद्म श्री। सभी सम्मानों को 2 जनवरी 1954 से क्या करा गया था, स्टार्ट किया गया था। तो सबसे पहला जो भारत रत्न था तो 3 व्यक्तियों को मिला था, एक तो सर्वपल्ली राधाकृष्ण, दूसरे आपके सीवी रमन, और तीसरे आपके चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य, यानी कि 3 व्यक्तियों को सबसे पहले मिला था। जो भारतीय संविधान के जनक हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर, उनको 1990 में क्या करा गया था, भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो उन्हें 1990 में क्या मिला था, भारत रत्न मिला था। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अगर हम और भी बात करें तो भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में तो आए थे और 2 बार राष्ट्रपति रहे थे। उससे पहले अंतरिम सरकार में कृषि व खाद्य मंत्री के पद पर भी रहे थे, और स्वतंत्र भारत में कृषि व खाद्य मंत्री के पद पर भी ये रहे थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो कृषि व खाद्य मंत्री भी थे भारत के पहले, तो कृषि को बात कर सकते हैं, खाद्य मंत्री भी थे आपके भारत के पहले। तो हमारा जो हमने देखा कि दूसरी मीटिंग जो हमारी हुई थी, पहली कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को, और दूसरी हमारी हुई थी 11 दिसंबर 1946 को क्या हुई थी, दूसरी मीटिंग हमारी हुई थी। तो ये हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कुछ कहानियां थी, और इनकी मृत्यु आपके सदाकत आश्रम, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेगा। अब हम बात करेंगे 13 दिसंबर 1946 की। अब देखिएगा कि अस्थायी अध्यक्ष को 2 दिनों बाद बना दिया गया स्थायी अध्यक्ष। तो जो अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सत्यनारायण सिन्हा थे, उनको हटाकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या करा गया था, स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था। और 11 दिसंबर को हमारी मीटिंग हुई थी, उसके 2 दिनों के बाद फिर से एक मीटिंग हुई, जिसे भारतीय संविधान की तीसरी मीटिंग कहा गया था। इसमें क्या था, जब स्थायी अध्यक्ष बना दिए गए थे तो स्थायी अध्यक्ष की तो जरूरत हमको नहीं थी, यानी कि जब परमानेंट अध्यक्ष बना दिए गए तो हमको उसकी जरूरत नहीं थी। तो हम बात देखते हैं कि क्या होगा। तो क्या था, इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू आ गए और उन्होंने क्या करा, एक उद्देश्य प्रस्ताव दे दिया। कौन सा प्रस्ताव दे दिया, उद्देश्य प्रस्ताव। अगर हम बात करेंगे तो ऑब्जेक्टिव प्रपोजल, तो ऑब्जेक्टिव प्रपोजल को लाए थे, जिसे हम कहने कहा उद्देश्य प्रस्ताव। तो लाया कौन था, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री भी थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या थे, उद्देश्य प्रस्ताव को लेके आए थे। तो आया उद्देश्य प्रस्ताव कब था, 13 दिसंबर 1946 को क्या आया था, उद्देश्य प्रस्ताव आया था। लेकिन 13 दिसंबर 1946 को ये पारित नहीं हो पाए, पारित हुआ था 22 जनवरी 1947 को क्या हुआ था, पारित हुआ था। तो 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया था। तो अगर प्रश्न बनता है कि उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया, तो 22 जनवरी 1947 को क्या करा गया था,
पूरी तरह से पारित कर दिया था। लाया कौन था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या लाए थे? उद्देश्य प्रस्ताव को लाए थे। यानी कि अगर हम पहले पॉइंट को देखेंगे, अगर हम यहां से बात करेंगे तो हमने इसको भी पढ़ लिया है और ये आपके पहले पॉइंट पे हो गए, ये आपके दूसरे पॉइंट पे हो गए। तो 13 दिसंबर को हम अटैच कर सकते हैं 22 जनवरी 1947 से, यानी कि उद्देश्य प्रस्ताव को रखा गया था लेकिन पारित किया गया था 22 जनवरी 1947 को। क्या किया गया था? पारित किया गया था हमारा उद्देश्य प्रस्ताव। तो हमने इतनी सारी डेट्स को देख लिया है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट की। तो देखिएगा उद्देश्य प्रस्ताव, तो उद्देश्य प्रस्ताव को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया गया था। 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया था। अब हम बात करेंगे कुछ उद्देश्य प्रस्ताव के कुछ पॉइंट हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। यानी कि उद्देश्य प्रस्ताव में मूल रूप से शामिल प्रमुख 8 प्रावधान हैं। तो कितने प्रावधान शामिल थे? 8 प्रावधान शामिल थे। क्या प्रावधान जो थे हमारे शामिल थे? आप देखिएगा, ये संविधान सभा भारत की पहली संसद, अंतिम संसद की अगर बात करेंगे तो हम उसे कह सकते हैं एज ए संविधान सभा। संविधान सभा के द्वारा संविधान का निर्माण किया जाता है और अगर एक बार जो संविधान है अगर वो अस्तित्व में आ जाता है तो संविधान सभा को क्या कर दिया जाता है? निरस्त कर दिया जाता है। तो इसीलिए जब संविधान का निर्माण किया गया था तो संविधान सभा का गठन किया गया था। तो संविधान जब अस्तित्व में आ गया तो क्या करा? संविधान सभा निरस्त कर दी गई। इसीलिए कहा जाता है कि भारत की पहली व अंतिम संसद अगर है तो वो कौन है? आपकी संविधान सभा है। भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य, गणराज्य का मतलब हुआ आप किसी के उपनिवेश नहीं है, को घोषित करती है तथा अपने भविष्य के प्रशासन को चलाने के लिए एक संविधान के निर्माण की घोषणा करती है। यानी कि भविष्य में जिसके द्वारा हमारा कानून बनाकर, हमारे दस्तावेज बनाकर देश को चलाया जाएगा, देश की अर्थव्यवस्था को चलाएगा, देश के कानूनों को चलाया जाएगा, जिसमें देश की सभी बातों को ध्यान में रखकर जो बनाया गया है उसकी बात करती है आपका उद्देश्य प्रस्ताव। ब्रिटिश भारत में शामिल सभी क्षेत्र, भारतीय राज्यों में शामिल सभी क्षेत्र तथा भारत के बाहर के इस प्रकार के सभी क्षेत्र तथा वे अन्य सभी क्षेत्र जो इसमें शामिल होना चाहेंगे वह भारतीय संसद का क्या होंगे? हिस्सा होंगे। तो भारतीय संसद का क्या होंगे? हिस्सा होंगे। अगर देशी रियासतों के एकीकरण में सबसे प्रमुख योगदान देने वाले जो व्यक्ति थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ में बीपी मेनन भी क्या थे? उनके सहयोगी थे। तो जब संविधान का निर्माण हो चुका था, तब भारत जब स्वतंत्र हो चुका था तो क्या कहा गया था कि रियासतों को, जितनी भी रियासतें हैं यानी कि समथिंग आपके 562 रियासतें रही होंगी, 565, जिसमें 562 जो रियासतें थी वो भारत में शामिल होंगी। तो रियासतों को 3 ऑप्शन दिए गए, या तो आप पाकिस्तान में चले जाओ, या भारत का हिस्सा रह लो, या आप क्या करो? स्वतंत्र रह लो पूरी तरह से। तो 562 क्या होगी? भारत की तरफ हो गई। और जो रियासतें जो हमारी बची थी जिसमें हैदराबाद था, तो हैदराबाद में ऑपरेशन पोलो चलाया गया था और उसको पुलिस कार्रवाई के द्वारा क्या किया गया? भारत में शामिल किया गया। तो हैदराबाद आज किसका अंग है? आपके भारत का अंग है, जिसकी स्थापना चिनकिलिच खां के द्वारा की गई थी। अब आता है नाम हमारा जूनागढ़ का। तो जूनागढ़ क्या था? जनमत संग्रह हुआ था जूनागढ़ में, तो जनमत संग्रह के द्वारा जूनागढ़ क्या हुआ? भारत में शामिल हो गया। और राजा हरिश्चंद्र आपके जम्मू कश्मीर के राजा थे, तो उन्होंने विलय पत्र के माध्यम से समझौता कर लिया और विलय पत्र के माध्यम से जम्मू कश्मीर को शामिल करा दिया भारत में। तो सबकी सब रियासतें जो थी वो कहाँ हो गई? भारत में। तो रियासतों के एकीकरण की अगर हम बात करते हैं तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम इसमें सर्वप्रमुख है। अगर उनके साथ में बात करेंगे तो बीपी मेनन की बात अगर हम कर सकते हैं। अब देखते हैं कि सभी क्या होंगे? हिस्सा होंगे आपके, चाहे वो भारत के राज्य हों या ब्रिटिश साम्राज्य के राज्य हों, यानी कि जितने भी ओवरऑल हैं अगर वो यहाँ पर आते हैं, इसमें शामिल होते हैं तो भारतीय संघ का क्या होंगे? हिस्सा होंगे। इसीलिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 1 बनाया गया और कहा गया भारत क्या होगा? राज्यों का संघ होगा। भारत क्या होगा? तो भारत होगा राज्यों का संघ, जिसे हम बोल सकते हैं यूनियन ऑफ स्टेट। तो भारत क्या होगा?
यूनियन ऑफ स्टेट, जिससे हम कह सकते हैं कि भारत आपके राज्यों का संघ है, अनुच्छेद नंबर 1 की बात अगर की जाती है तब। तो हमने देखा, चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। तो हमारा अगला पॉइंट क्या होगा, उक्त वर्णित सभी क्षेत्रों तथा उनकी सीमाओं का निर्धारण संविधान सभा द्वारा किया जाएगा। इसके लिए उपरांत के नियमों के अनुसार यदि वे चाहेंगे तो उनकी अपशिष्ट शक्तियां उनमें निहित रहेंगी तथा प्रशासन के संचालन के लिए भी वे सभी शक्तियां केवल उनको छोड़कर जो संघ में निहित होंगी उन राज्यों को प्राप्त होंगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके उद्देश्य प्रस्ताव के अंतर्गत। संप्रभु स्वतंत्र भारत की सभी शक्ति एवं प्राधिकार है। इसके अभिन्न अंग तथा सरकार के अंग सभी का स्रोत भारत की जनता होगी। यानी कि भारत की जनता क्या होगी, सभी का स्रोत होगी। भारत के सभी लोगों के लिए न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्वतंत्रता, यानी कि व्यक्ति सामाजिक से भी स्वतंत्र हो सकता है, न्याय से भी स्वतंत्र हो सकता है, रुपए पैसे गरीबी से भी स्वतंत्र हो सकता है, एवं सुरक्षा, अवसर की समता, विधि के समक्ष समता, विचार एवं अभिव्यक्ति, विश्वास, भ्रमण व संगठन बनाने आदि की स्वतंत्रता व लोक नैतिकता की स्थापना सुनिश्चित की जाएगी। ये बात आपके मौलिक अधिकारों की करता है। यानी कि आपका जो उद्देश्य प्रस्ताव है ये आपके मौलिक अधिकारों की भी बात कर सकता है। यानी कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है, आपके विधि के समक्ष समता की बात कर रहा है, विचार की बात करता है, आपके अवसर की समानता की बात करता है, लोक नियोजन यानी कि सुरक्षा की भी बात कर सकता है, और संगठन बनाने यानी कि अनुच्छेद नंबर 19 की भी आपके क्या कर सकता है, बात कर सकता है। तो भारतीय संविधान के अगर भाग नंबर 3 की बात करेंगे तो हमारे मौलिक अधिकार हैं। अगर हमारे मौलिक अधिकारों के अंतर्गत हमारा हनन होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग अगर जाएंगे तो अनुच्छेद नंबर 32 का प्रयोग करेंगे। अगर हम उच्च न्यायालय के अंतर्गत अगर रिट दायर करते हैं तो अनुच्छेद 226 का प्रयोग किया जाएगा। ये पॉइंट आप याद रखें, यानी कि अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट में मौलिक अधिकारों के हनन के लिए, और अनुच्छेद 226 की अगर हम बात करेंगे तो हनन के लिए जो हमारा होगा वो क्या होगा, आपके हाई कोर्ट, और ये आपका क्या होगा, ये आपके क्या होगा, ये आपके सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत होगा। अल्पसंख्यक, पिछड़े वर्गों तथा जनजातीय क्षेत्रों के लोगों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाएगी। तो जो भी आपके अल्पसंख्यक हैं उनको क्या करी जाएगी, सुरक्षा प्रदान की जाएगी। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो हैं आपके 29, आर्टिकल नंबर 30, आर्टिकल नंबर 350A के अंतर्गत क्या रखा गया है, अल्पसंख्यकों को रखा गया है। यानी कि 350B के अंतर्गत हम क्या करेंगे, अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी, जिसकी नियुक्ति कौन करेंगे, आपके भारत के राष्ट्रपति करेंगे। अब हम यहां से बात करते हैं कि अल्पसंख्यक क्या है आखिर। हमारे अल्पसंख्यक की बात कर लेते हैं तो देखा जाएगा तो हमारे मुस्लिम जो समाज में सबसे ज्यादा हैं, आपके मुस्लिम अल्पसंख्यक सबसे ज्यादा हैं। उसके बाद पारसी की बात कर लेते हैं, फिर हमारे सिख आते हैं अल्पसंख्यक की श्रेणी में, ईसाई आते हैं, और हमारे आपके बौद्ध आते हैं। तो शुरुआत में क्या थे, अल्पसंख्यक की श्रेणी में 5 लोग शामिल थे, लेकिन जैन भी अल्पसंख्यक में शामिल हो गए 2014 में। तो शिक्षा व संस्कृति का अधिकार हमारे अल्पसंख्यकों के लिए है। अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति 350B के अकॉर्डिंग एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। तो जो भी हमारे पिछड़े वर्ग हैं, जनजातीय क्षेत्रों में लोगों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाएगी। अल्पसंख्यक हमारे ये होते हैं, सबसे ज्यादा अगर अल्पसंख्यकों को देखेंगे तो सबसे ज्यादा अल्पसंख्यक आपके किस समुदाय के होंगे, तो 14.2% आपके किसके होंगे, मुस्लिम समुदाय के होंगे। अगर भारत की जनगणना 2011 के अनुसार अगर देखा जाए तो अल्पसंख्यकों की जो प्रतिशतता होगी
वो कितनी होगी, 29.2% पूरे भारतवर्ष की जनसंख्या में अल्पसंख्यकों की जनसंख्या है हमारे। 7 पॉइंट है हमारा कि भारत की एकता को अक्षुण्ण बनाए रखा जाएगा और इसके भू क्षेत्र, समुद्र एवं वायु क्षेत्र को साम्य देश के न्याय एवं विधि के अनुरूप सुरक्षा प्रदान की जाएगी। यानी कि भारत की एकता को बनाए रखेंगे। तो एकता बनाने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सबसे ज्यादा प्रयत्न किए थे, इसीलिए 31 अक्टूबर को हम यूनिटी डे यानी कि एकता दिवस बनाते हैं। इसी को याद करने के लिए सरदार सरोवर बांध जो है हमारा, उसी के बराबर में आपके नर्मदा नदी के किनारे गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 मीटर की क्या रखी गई है, आपकी प्रतिमा को बनाया गया है। इस प्राचीन भूमि को विश्व में उसका अधिकार एवं उचित स्थान दिलाया जाएगा तथा विश्व शांति, मानव कल्याण को बढ़ावा देने के लिए नामित उसके योगदान को क्या किया जाएगा, सुनिश्चित किया जाएगा। ये हमारे 8 पॉइंट हैं, यानी कि उद्देश्य प्रस्ताव से संबंधित आपके 8 पॉइंट रहे हैं। तो हमने देखा कि अल्पसंख्यक जैन को शामिल किया गया था, 2014 में शामिल किया गया था अल्पसंख्यक के अकॉर्डिंग। अल्पसंख्यक के लिए अनुच्छेद 29, 30 और 350B क्या है, अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। अब हम बात करेंगे कि भारत क्या हो गया था, आजाद हो गया था। भारत आजाद हो गया था 15 अगस्त 1947 को क्या हो गया था, भारत को आजादी मिली थी। जो 15 अगस्त 1947 को जब आजादी मिली थी तो उस दिन हमारा कौन सा दिन था, उस दिन था हमारा फ्राइडे। तो फ्राइडे था उस दिन हमारा। अगर बात करेंगे तो भारत और पाकिस्तान जो था वो क्या हो गया था, बंटवारा हो गया था उनका। तो पाकिस्तान और भारत का 1947 में क्या हो गया था, बंटवारा हो गया था। एक तरफ बन गया इंडिया और एक तरफ बन गया हमारा पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान जो था वो 2 पार्टों में डिवाइड हो गया, एक पूर्वी पाकिस्तान और एक हो गया पश्चिमी पाकिस्तान। तो 2 पार्टों में क्या हो गया, पाकिस्तान 2 पार्टों में क्या हो गया, आपके डिवाइड हो गया, लेकिन 2 पार्टों में बट गया। 1971 का जब भारत पाकिस्तान का जब युद्ध हुआ था तो क्या था, 1971 में बांग्लादेश ने अपनी स्वतंत्र घोषणा कर दी और पूर्वी पाकिस्तान बदल गया किसमें, बांग्लादेश में। तो पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश। तो 1971 से हम पूर्वी पाकिस्तान को किस नाम से जानते हैं, बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। लेकिन जो वर्तमान समय में जो पाकिस्तान है वो पश्चिमी पाकिस्तान है। तो 1971 में पूर्वी पाकिस्तान का नाम परिवर्तित हो गया, क्या हो गया आपका, बांग्लादेश हो गया। और पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ था, तो जब विभाजन जब हो चुका था यहां से, तो पाकिस्तान के जो पीएम बनाए गए थे वो लियाकत अली को बनाया गया था। और अगर बात करेंगे गवर्नर की तो मोहम्मद अली जिन्ना क्या थे, गवर्नर थे। मोहम्मद अली जिन्ना क्या थे, यहां से गवर्नर बनाए गए थे। अब जब भारत स्वतंत्र हो गया तो भारत में जो पहले प्रधानमंत्री बने थे वो कौन बने थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे। और जो गवर्नर बने थे वो कौन बने थे, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी क्या बने थे, यहां से गवर्नर बने थे। लेकिन अगर पहले गवर्नर जनरल की अगर हम बात करेंगे तो विदेशी की बात करेंगे, ब्रिटिश की बात करेंगे तो लॉर्ड माउंटबेटन। और माउंटबेटन योजना भी बनी थी जिसका आधार क्या था, देश का विभाजन उसका आधार था। तो पहले राष्ट्रपति कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अभी हम इस पॉइंट की बात करेंगे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पहला राष्ट्रपति कब बनाया गया था। तो विभाजन हो चुका था। अब विभाजन के जो पहले जो सदस्य थे भारतीय संविधान में, तो विभाजन से जो पहले सदस्य थे वो कितने थे, 389 थे। लेकिन विभाजन के बाद सदस्यों की संख्या घट गई, कितने रह गए, 299 सदस्य हमारे रह गए थे विभाजन के बाद। उसके बाद में जब संविधान सभा जब पूरी बन गई थी, यानी कि संविधान का निर्माण जब हो गया था, तो सदस्यों की संख्या कितनी थी, 284 क्या थी, सदस्यों की संख्या थी। तो 284 क्या थी, सदस्यों की संख्या थी। तीन सौ 299 ये हमारे सदस्य थे ओवरऑल। अब अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं,
तो हमने देखा कि भारत आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को। तो भारत पूरी तरह से आजाद हो चुका था 15 अगस्त 1947 को। उसके 14 दिन के बाद क्या हुई, बातचीत हुई सभी लोगों में और कहा कि संविधान का निर्माण करने के लिए एक समिति का निर्माण पहले कर लिया जाए। तो संविधान का निर्माण करने के लिए समिति का निर्माण किया जाएगा। तो 15 अगस्त की अगर हम बात करेंगे, 15 अगस्त 1947 की अगर हम बात करते हैं, तो उसके 14 दिन के बाद एक समिति की स्थापना की गई थी जिसे हम कहते हैं प्रारूप समिति। तो प्रारूप समिति की क्या करी गई थी, स्थापना करी गई थी। आप याद रखें कि प्रारूप समिति का गठन कब हुआ, तो स्वतंत्रता के 14 दिनों के बाद प्रारूप समिति का क्या हो गया था, गठन हो गया था। अगर हम प्रारूप समिति की बात करें तो इसको हम बहुत सारे नामों से भी जानते हैं, जैसे इसे मसौदा समिति भी कहते हैं। इसे हम ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहते हैं। तो इसको दो नाम से जानते हैं। क्या और भी इसके कुछ नाम हैं, तो बिल्कुल पांडुलेखन समिति के नाम से भी इसको हम जानते हैं। तो पांडुलेखन कमेटी के नाम से भी इसको हम जानते हैं। तो इसको हम जानते हैं 3 कमेटी के नाम से। आप यार के पेपर में आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। तो 14 दिनों के बाद एक समिति बना दी गई जिससे कहा गया कि भाई क्या करो, संविधान का निर्माण करो। जिसमें सबसे प्रमुख व्यक्ति कौन थे, तो सबसे प्रमुख व्यक्ति डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। तो एक तो अध्यक्ष थे, तो टोटल मिला के 1+6 यानी कि 6 क्या थे, 6 मेंबर थे जो आपके सामने हैं। तो 6 मेंबर थे, लेकिन इसमें एक व्यक्ति थे टी.टी. कृष्णमाचार्य। टी.टी. कृष्णमाचार्य ने क्या कहा था, एक स्टेटमेंट दिया था बहुत ही साधारण शब्दों में और कहा था कि इनमें से कोई व्यक्ति अमेरिका चले गए, किसी व्यक्ति को फुर्सत नहीं थी। यानी कि पूरा किरदार इसमें बताया है कि टी.टी. कृष्णमाचार्य ने कि पूरा संविधान सभा में जो प्रारूप समिति जो गठित हुई थी उसमें सबसे ज्यादा अगर किसी व्यक्ति का योगदान है तो वो बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। यानी कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने प्रारूप समिति के निर्माण में सबसे ज्यादा योगदान दिया। अगर प्रारूप समिति ना होती तो संविधान हमारा इतना विस्तृत नहीं होता है। यानी कि संविधान को जो सबसे ज्यादा अगर कहीं से बनाया गया है तो वो प्रारूप समिति से बनाया गया। ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी समितियां भी थी, लेकिन उसमें सबसे प्रमुख जो समिति थी वो कौन थी, हमारी प्रारूप समिति थी। तो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे हमारे। उसके बाद हमने बात करी कि हमारे कृष्णा स्वामी अंगियार क्या थे, आपके सदस्य थे। सैयद मोहम्मद सैदुल्ला, ये भी क्या थे, सदस्य थे। अगर कहा जा सकता है तो प्रारूप समिति में एकमात्र मुस्लिम सदस्य, एकमात्र मुस्लिम सदस्य भी रहे थे के.एम. मुंशी, एन.जी. अंगियार, बी.एल. मित्र। बी.एल. मित्र की जगह क्या है, तो इन्होंने क्या करा था, इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। तो उनकी जगह पर आ गए थे कौन, एन. माधवराव आ गए थे। उसके बाद डी.पी. खेतान ने की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी और उनकी जगह पे कौन आ गए, टी.टी. कृष्णमाचार्य इनकी जगह पर आ गए थे। ये पूरे आप अगर प्रश्न बनता है कि प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे, सदस्य तो कितने थे 1+6 यानी कि 6 सदस्य थे, एक अध्यक्ष थे। टोटल मिला के जो मेंबर थे वो कितने थे, आपके 7 मेंबर थे। बात यहां से सही बनती है। लेकिन अगर पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं थे, तो ए भी क्या थे, आपके सदस्य थे, लेकिन उससे पहले भी ये सदस्य थे। तो कुल मिला के अगर सदस्यों की बात करेंगे तो 9 सदस्य रहे होंगे प्रारूप समिति के। लेकिन जिन्होंने अपना योगदान दिया तो इन्होंने त्यागपत्र दे दिया, इन्होंने क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। तो इसलिए टी.टी. कृष्णमाचार्य, एन. माधवराव को भी प्रारूप समिति का क्या बनाया गया था, सदस्य बनाया गया था। तो अगर प्रश्न बनता है तो ये सभी आपके सदस्य हैं। याद रखें कि प्रारूप समिति को हम इतने सारे नामों से भी जानते हैं। तो हमने देखा कि अब जो हमारी बात आ रही है वो क्या आ रही है कि संविधान का निर्माण हो चुका था। तो संविधान का निर्माण जब हो चुका था तो उसमें कितनी बैठकें हुई, कितनी बातें की गई संविधान के अंतर्गत,
ये सभी अब हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। अब क्या था कि 26 जनवरी 1947 को संविधान का निर्माण हो चुका था। 1949 को, सॉरी 1949 को क्या हो चुका था, संविधान का निर्माण हो गया था। और इसी दिन हमने 26 जनवरी को ये हमने बना लिया, सॉरी 26 नवंबर को भी हमने बना लिया राष्ट्रीय विधि दिवस। तो राष्ट्रीय विधि दिवस बना लिया हमने यहां से। तो 26 नवंबर 1949 को क्या हो गया था, संविधान बनकर तैयार हो गया था। जब संविधान जो बनके तैयार हो गया था तो इसमें क्या था, कुछ टाइम लगा होगा, यानी कितना टाइम लगा, तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का क्या लगा, समय लगा। और इसमें कुल हस्ताक्षरकर्ता जो थे, यानी कि पहले हम देख लेते हैं कुल अधिवेशन कितने हुए थे। तो कुल जो अधिवेशन हुए थे वो हुए थे 12। तो कुल 12 अधिवेशन हुए थे। लेकिन अगर तीसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं कि कुल हस्ताक्षरकर्ता कितने थे, मैंने अभी आपको बताया था कि जो हमारे संविधान था उसमें जब संविधान का निर्माण स्टार्ट हुआ तो संविधान के जो टोटल सदस्य थे वो 389 थे। लेकिन जब विभाजन हो गया तो 299 हो गए। उसके बाद बस संविधान सभा का जब निर्माण हो चुका था तो उस टाइम जो प्रेजेंट सदस्य थे वो कितने थे, आपके 284 सदस्य क्या थे हमारे उस टाइम पर आपके टोटल थे। तो 284 सदस्य थे हमारे टोटल। अब हम बात करते हैं कि इसमें जो पहले सिग्नेचर किए थे वो किसने किए थे। तो पहला सिग्नेचर किसने किया था, बलवंत राय मेहता। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। अगर पहली महिला की बात करेंगे कि संविधान सभा में महिलाएं कितनी शामिल हुई, तो टोटल मिलाकर जो महिलाएं शामिल थी वो कितनी महिलाएं थी आपकी, 15। देखिए 15 क्या थी, महिलाएं शामिल थी। जिसमें अगर पहली महिला की बात करेंगे तो लीला राय। लीला राय वो पहली महिला थी जिन्होंने क्या करा, संविधान सभा में क्या करे थे, सिग्नेचर किए थे। ये आपके असम से थी, ये आपके इलाहाबाद से थे, और आपके बलवंत राय मेहता की बात करेंगे तो ये आपके कहां से थे, ये आपके राजस्थान से थे। ओके, अगर यहां से देखे जाएगा कि कितना हमको बैठकें करनी पड़ी, तो टोटल जो बैठकें करनी पड़ी वो 166 कुल बैठकें हुई। और भारत ने क्या करा, विभिन्न देशों के संविधान से विभिन्न तत्वों को क्या करा, ग्रहण कर लिया। तो अगर हम बात करेंगे कि संविधान कितने पेजों का बना, तो संविधान बना 251 पेजेस का। तो 251 पेजों का संविधान बना। और संविधान बनने के बाद जब संविधान के जनक की बात करते हैं तो जनक हम कहते हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर को। लेकिन अगर संविधान के हम कैलीग्राफर की बात करते हैं तो उसमें नाम निकल के आता है प्रेम बिहारी नारायण। तो अगर लेखक की बात करेंगे तो प्रेम बिहारी नारायण, उनको क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं प्रेम बिहारी नारायण। लेकिन अगर जनक की बात करेंगे तो डॉक्टर BR अम्बेडकर को क्या कहते हैं, हम संविधान का जनक कहते हैं। तो 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था, जिसमें अगर अप्रॉक्स खर्चे की बात करेंगे तो 63.96 लाख यानी कि 64 लाख रुपए जो हमारा था टोटल खर्चा यहाँ पे संविधान बनने में आया था। तो संविधान में जो उपस्थित सदस्य थे वो कितने थे, 284 सदस्य प्रेजेंट टाइम में क्या थे, उपस्थित थे जब 26 नवंबर 1949 को क्या बना था, संविधान बन गया था। अब हम देखेंगे कि 24 जनवरी 1950 को क्या क्या हुआ था आखिर। यानी कि सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके। 24 जनवरी 1950 के अगर 3 पॉइंटों की अगर हम बात करते हैं तो यहां से हमारे 3 पॉइंट निकलते हैं। तो सबसे पहले हमारे क्या बने थे, राष्ट्रपति बने थे।
उसके बाद में 24 जनवरी 1950 को 24 जनवरी 1950 को क्या किया गया था, राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था। उसके बाद में राष्ट्रीय गीत को अपनाया था। किसको अपनाया था, राष्ट्रीय गीत को अपनाया था। ओके, यानी कि 24 जनवरी 1950 में हमारे संविधान में 3 चीजों को अपनाया गया था। तो सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या बने थे, हमारे राष्ट्रपति बने थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में हम पढ़ भी चुके हैं। जो हमारे कहां से बिलोंग करते थे हमारा बिहार से। तो अगर हम बात करेंगे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को शपथ किसने दिलवाई थी, तो लॉर्ड माउंटबेटन ने क्या दिलवाई थी, शपथ दिलवाई थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, जब वो 24 जनवरी 1950 को हमारा 12वां अधिवेशन हुआ था। हमने पिछले पॉइंट पे देखा है कि जो हमारे टोटल अधिवेशन हुए थे वो कितने हुए थे, आपके 12 टोटल कुल मिला के अधिवेशन हुए थे। तो 12वां अधिवेशन आपका यही था कि जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या किया गया था, राष्ट्रपति चुना गया था। उसके बाद हमने देखा कि हमारा राष्ट्रीय गान, तो राष्ट्रीय गान जो हमारा है वो किसने लिखा, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। रविंद्रनाथ टैगोर की एक पुस्तक है जिसे हम कहते हैं गीतांजलि, तो गीतांजलि के द्वारा लिखा गया था। तो राष्ट्र गान की अगर बात करते हैं तो कितने सेकंड में गाते हैं हम, 52 सेकंड में क्या गाते हैं, राष्ट्रगान को गाते हैं। उसके बाद अगर हम देखेंगे राष्ट्रगीत, तो आपके बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। और इसको हमने लिया था आनंद मठ से। तो एक बुक है हमारी जिसको हम कहते हैं आनंद मठ। आनंद मठ से हमने इसको लिया था। तो आप देखिएगा कि आनंद मठ से हमने क्या लिया, राष्ट्रगीत को लिया, लेकिन राष्ट्रगान की अगर हम बात करेंगे तो रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या करा, राष्ट्रीय गान। अगर हम बात करेंगे तो कांग्रेस ने सबसे पहले एक अधिवेशन किया था 1911 में, और 1911 का जो अधिवेशन था वो आपके कहां पर था, वो आपके कोलकाता में हुआ था। तो कोलकाता में अधिवेशन हुआ था, अध्यक्षता करे थे बिशन नारायण दत्त। तो कांग्रेस ने 1911 का जो अधिवेशन हुआ था, अधिवेशन नंबर हमारा था 26 में क्या करा था, कोलकाता अधिवेशन में राष्ट्रीय गान को गाया था सबसे पहली बार। अगर हम बात करेंगे कि राष्ट्रीय गीत को सबसे पहली बार संविधान सभा ने तो अपना लिया था 24 जनवरी 1950 में, लेकिन कांग्रेस ने कब गाया था, तो 1911 एक अधिवेशन था हमारा 12वां अधिवेशन जो हुआ था 1896 में, अधिवेशन हुआ था आपके कोलकाता में। तो कोलकाता में रहमतुल्ला साइनी के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1896 में अपनाया था किसको, राष्ट्रीय गीत को, लेकिन राष्ट्रीय गान की बात करेंगे तो 1911 में अपना लिया था। तो हमने देखा कि हमारे जो 3 पॉइंट बने थे, राष्ट्रगान, राष्ट्रीय गीत और भारत के राष्ट्रपति, तो उसमें हमने तारीख को देखा था। तो हमारी उसमें डेट क्या थी, 24 जनवरी 1950 क्या थी हमारी तारीख थी। अब हम देखेंगे कि राष्ट्रीय ध्वज को हमने अपनाया 22 जुलाई 1947 को, क्या अपनाया, राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। अब हम बात करेंगे राष्ट्रीय ध्वज की। चलिए शुरू करते हैं बात राष्ट्रीय ध्वज की। तो राष्ट्रीय ध्वज को कई बार लाया गया था। तो पहली बार जो फहराया गया था वो 7 अगस्त
1906 को ये लगाया गया था पारसी वागान स्क्वायर में। कहां पर? आपके कोलकाता में। कोलकाता में लगाया गया था। अगर हम बात करेंगे तो इसका जो कलर था वो था आपका रेड, येलो और आपका ग्रीन, क्योंकि 3 प्रकार के क्या थे? कलर थे यहां से हमारे। उसके बाद अगर ये बात करें क्यों भराया गया था, तो बंगाल विभाजन, यानी कि बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में, तो बंगाल विभाजन के विरोध में लगाया गया था। तो बंगाल विभाजन जो था उसकी जो 19 जुलाई 1905 को क्या करी गई थी? घोषणा की गई थी, लेकिन 16 अक्टूबर 1905 से क्या हो गया था? बंगाल का विभाजन हो गया था। तो याद रखें 16 अक्टूबर और 19 जुलाई। इस समय जो भारत के जो वायसराय थे वो कौन थे? लॉर्ड कर्जन क्या थे? यहाँ पे भारत के वायसराय थे। तो बंगाल विभाजन के विरोध में लगाया गया था। उसके बाद अगर हम यहाँ से बात करते हैं कि जो पहला जो हमारा ध्वज जो था वो कितने रंगों का था? तो लाल, पीला और हरे रंग का आपका क्या था? ध्वज था। उसके बाद में 22 अगस्त 1907 को पेरिस में, पेरिस यानी कि फ्रांस में, किसने फहराया था? तो फहराया था मैडम भीकाजी कामा के द्वारा। तो मैडम भीकाजी कामा ने क्या फहराया था? राष्ट्रीय ध्वज को वहां पे फहरा दिया था, यानी कि पेरिस में। अगर हम बात करेंगे तो आपका एक केसरिया, पीला और हरे रंग का था, केसरिया, पीला और हरे रंग का था। उसके बाद में 1900 अगर हम बात करेंगे 1917 की, तो 1917 में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक ने, क्यों? इन्होंने और एनी बेसेंट ने मिलकर एक संगठन बनाया था, एक आंदोलन चलाया था जिसको हम कहते हैं होम रूल का आंदोलन। तो होम रूल जो आंदोलन था वो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा चलाया गया था। उसमें क्या था? उसको 1916 में चलाया गया था, लेकिन 1917 में क्या कर दिया गया था? उसको बंद करा दिया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा। तो उसी के कारण क्या फहराया गया था? 1917 में बाल गंगाधर तिलक ने लगाया था आपका राष्ट्रीय ध्वज। तो हम बात करेंगे राष्ट्रीय ध्वज की। अब क्या था? जो राष्ट्रीय ध्वज जो था उसका जो डिजाइन जो तैयार किए थे वो पिंगली बकैया नायडू क्या करे थे? उसका डिजाइन तैयार करे थे। पिंगली बंकैया ने क्या करा था? नायडू ने तैयार किया था। 1921 में एक डिजाइन तैयार किए थे जो हमारा वर्तमान समय में ध्वज है। तो उसका डिजाइन तैयार किए थे, वो कौन तैयार किए थे? ये नायडू साहब किए थे। और इसमें 2 रंग थे, 2 ऊपर की पट्टियां कैसी थी? रेड कलर की थी, लेकिन एक क्या था? ग्रीन कलर का था। इनकी पट्टियां रेड कलर की थी और क्या थी? ग्रीन कलर की थी। लेकिन इन्होंने क्या करा? विजयवाड़ा यानी कि आंध्र प्रदेश में गांधी जी के सामने क्या करा? प्रस्तुत किया इसको। किसको? राष्ट्रीय ध्वज को। जब गांधी जी के सामने ध्वज को प्रस्तुत किया गया तो इसमें 2 रेड कलर थे और एक आपका ग्रीन कलर था, जो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक होता था। लेकिन गांधी जी ने क्या किया? लाला हंसराज गांधी जी के परम मित्र थे। तो इनकी सहायता से या इनके सहयोग से अगर हम कह सकते हैं, इनके साथ साथ कुछ चेंज करा दिए हमारे राष्ट्रीय ध्वज में। तो राष्ट्रीय ध्वज में हमारे क्या चेंज करा दिया? तो राष्ट्रीय ध्वज में हमारा चेंज ये करा दिया कि जो हमारा वर्तमान समय में जो राष्ट्रीय ध्वज है वो आपके सामने है। यानी कि इन्होंने क्या कहा कि ऊपर की जो पट्टी है उसको क्या कर दो? केसरिया कलर का कर दो। जो बीट
में है उसको शांति का प्रतीक कर दो, और केसरिया हमारा किसका, त्याग का प्रतीक हो गया, बलिदान का प्रतीक हो गया। और कहा कि नीचे की पट्टी को क्या कर दो, आपका ग्रीन कलर कर दो, जो हमारे हरियाली का प्रतीक है। लेकिन इसमें एक चक्र को भी शामिल किया गया और उसमें कहा गया कि इसमें कितनी तीलियां होनी चाहिए, 24 तीलियां होनी चाहिए। और उसका रंग कैसा कर दिया गया था, तो रंग कर दिया गया था आपके ब्लू कलर का, यानी कि नीले कलर का रंग कर दिया। तो जो भारतीय जो हमारा ध्वज है उसमें वर्तमान समय में 4 रंगों का प्रयोग होता है, ठीक है। तो ये लाला हंसराज के कहने पर चेंज कर दिया गया था। तो जो पिकली बकैया नायडू ने जो ध्वज बनाया था उसमें बाद में चेंज कर दिया गया था। तो हमारा वर्तमान स्वरूप कैसा है, वर्तमान स्वरूप हमारा इस टाइप का आपका आता है, जो हिंदू मुस्लिम सभी की एकताओं का और शांति का भी क्या है, प्रतीक है। तो इसीलिए सफेद कलर को जोड़ा गया, जो आपके किसका प्रतीक है, शांति का प्रतीक है। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा ध्वज है इसका साइज कितना होता है। इसका जो साइज होगा वो कितनी होगी, 3.2, यानी कि रेशियो होगा लंबाई और चौड़ाई का, वो 3.2 हो सकता है। एग्जामिनर आपसे चौड़ाई और लंबाई का भी अनुपात पूछ सकता है, तो 2:2:3 या 2/3 भी हम इसको कह सकते हैं। 3:2, यानी कि ये हमारी क्या है, ये हमारी लेंथ है और ये हमारी ब्रेथ। अगर हम बात करेंगे 3:2, ओके। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक थी, यानी कि संविधान की जितनी भी आपकी तारीखें आपके सामने हमने प्रस्तुत की हैं वो सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो कृपया आप उन सभी तारीखों को देख लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर दें, शेयर कर दें, ठीक है। अगले सैटरडे को हम फिर से आपके सामने प्रस्तुत होंगे कॉन्स्टिट्यूशन की थ्योरी के साथ। तब तक के लिए सभी को मेरा नमस्कार और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।